नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। शोध कार्य के अंतर्गत परिकल्पना का बहुत महत्व है। किसी भी शोध कार्य को जब हमारे पास शोध समस्या का चयन हो जाता है तब हमारे दिमाग में कुछ कल्पनाएं आती है। शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले शोधकर्ता के मन में कुछ कल्पनाएं जन्म लेती हैं। उन कल्पनाओं को पूर्व कल्पना या परिकल्पना कहा जाता है। इसको उपकल्पना भी कहते हैं और अंग्रेजी में हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। हाइपोथेसिस होती क्या है, परिकल्पना क्या होती है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। परिकल्पना का अर्थ, सबसे पहले हम बात करते हैं परिकल्पना के अर्थ की। किसी भी शोध अथवा सर्वेक्षण में समस्या को चयनित कर लेने के उपरांत शोधकर्ता समस्या के विषय में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है या शोध से पूर्व चिंतन कर लेता है। ये पूर्व चिंतन या पूर्वानुमान परिकल्पना कहलाती हैं। किसी भी शोध प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो चरण होते हैं, एक अवधारणात्मक आकलन और दूसरा परीक्षणात्मक आकलन। अवधारणात्मक आकलन में क्या होता है, शोध के विषय के संबंध में बाह्य रूपरेखा अथवा पूर्व ज्ञान जो हमारे शोध विषय का आधार भी होती है, और परीक्षणात्मक अनुसंधान तथ्य में वे वास्तविक सूचनाएं जिन्हें वैज्ञानिक प्रविधियों से प्राप्त किया गया है। अर्थात किसी विषय की अवधारणा तथा उसके तथ्य ही शोध विषय के प्रमुख दो चर हैं। सिद्धांत के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे कथन जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जाता है, परिकल्पना के नाम से पुकारे जाते हैं। एक परिकल्पना दो अथवा दो से अधिक चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने का योग्य कथन है। एक तरह से एक शर्त, मान्यता अथवा सिद्धांत है जिसे शायद विश्वास के अभाव में भी स्वीकार कर लिया जाता है। इसके तार्किक परिणाम ज्ञात हो सकते हैं तथा इस विधि के द्वारा इसकी उन अन्य तथ्यों से समानता उन समस्त छिटपुट विचारों को सामने रखती है जो किसी शोध के कमोबेश आधार होते हैं। परिकल्पना शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और कल्पना। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा कल्पना का कथन अर्थ होता है सामान्य अनुमान, यानी कि चारों ओर का सामान्य अनुमान। अनुसंधानकर्ता अध्ययन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित कुछ सामान्य अनुमान अवश्य ही लगा लेता है। इस प्रकार परिकल्पना किसी भी अध्ययन को एक निश्चित दिशा देने में सहायक होती है। कुछ परिभाषाओं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले एक परिकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है। ये परिभाषा है वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की। इससे उसके तार्किक परिणाम निकाले जा सकें और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इन विचारों की सत्यता की जांच की जा सके। बोगार्ड्स ने इसे परीक्षित किए जाने वाले विचार के रूप में परिभाषित किया है। ऐसा विचार जिसको परीक्षित अभी तक नहीं किया गया है तो उसको बोगार्ड्स ने परिकल्पना का नाम दिया गया है। पीवी यंग ने क्या कहा, एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है उसे हम एक कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना या उपकल्पना वह चिंतन है जो अनुसंधान पूर्व किया जाता है। अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले अनुसंधानकर्ता के मन में उसके परिणामों के बारे में एक निश्चित अवधारणा बनती है। इस अवधारणा को ही परिकल्पना कहा जाता है। लुंडबर्ग ने कहा, परिकल्पना एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। अपने प्रारंभिक स्तरों पर उपकल्पना एक अनुमान, कल्पना, विचार अथवा पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकती है जो बाद में किसी भी क्रिया या अनुसंधान का आधार बन जाती है। गुड्डे और हार्ट ने कहा, उपकल्पना या परिकल्पना एक ऐसी मान्यता है
जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा परिकल्पना दो या अधिक चर राशियों अथवा चरों के संबंध का कथन है। परिकल्पना एक अस्थायी रूप से माना गया सत्य कथन है जिसका आधार उस समय तक उस विषय अथवा घटना के बारे में ज्ञान है और इसे नए सत्य की खोज के लिए आधार बनाया जाता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परिकल्पना किसी विषय से संबंधित प्रारंभिक अनुमान हम कह सकते हैं जिसके संदर्भ में संपूर्ण अनुसंधान किया जाता है। परिकल्पना अनुसंधान के मार्ग की दिशा बताती है, अध्ययन के बीच में शोधकर्ता को इधर उधर भटकने नहीं देती तथा अंत में अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत करने तथा पूर्व निष्कर्षों की जांच में सहायता प्रदान करती है। परिकल्पना की कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है परिकल्पना में अंतर्निहित विचारों का स्पष्टतया विश्लेषण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन परिभाषाओं का निर्माण मनमाने ढंग से न कर सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि ये प्रभावपूर्ण संचार के योग्य हो सके। इसका अभिप्राय यह है कि अनुसंधानकर्ता को बिना किसी पक्षपात के परिकल्पना का चयन करना चाहिए। इसमें प्रयोग सिद्ध अनुभव का प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग सिद्ध परिकल्पना का स्पष्ट एवं सीमित अर्थ होता है। सामान्य परिकल्पना का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण कठिन है, अतः परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। इससे अनुसंधान में उसकी व्यवहारिकता एवं उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है। एक अच्छी परिकल्पना का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि यह उपलब्ध प्रविधियों के अनुकूल होती है। गुड्डे और हॉट ने लिखा है, वह सिद्धांतवादी जो ये नहीं जानता कि उसकी परिकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ उपलब्ध है, प्रयोग योग्य प्रश्नों के निर्माण में अनुपयुक्त है। परिकल्पनाओं की शक्तिशाली एवं उपयुक्त सैद्धांतिक पृष्ठभूमि होती है। विरोधी विचारधाराएं इसमें नहीं पाई जाती। सामाजिक एवं विज्ञान में अनुसंधानकर्ता किसी न किसी सोच या पूर्व विचार को लेकर कार्य करता है। इस सोच या पूर्व विचारों में कुछ विशेषताएं अवश्य होती है जिसके द्वारा वह अपने निष्कर्षों तक पहुंचता है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। गुड्डे और हॉट के अनुसार कुछ विशेषताएं परिकल्पना के बारे में हम कह सकते हैं। नंबर 1, स्पष्टता, क्लैरिटी। गुड्डे और हॉट के अनुसार उपकल्पना परिकल्पना की स्पष्टता के लिए दो बिंदुओं का होना आवश्यक है। प्रथम, परिकल्पनाओं में निहित अवधारणाओं का स्पष्ट होना, यानी कि अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए, तथा द्वितीय, परिभाषाओं का सरल भाषा में होना। परिभाषाएं सरल भाषा में होनी चाहिए और अवधारणाएं स्पष्ट होनी चाहिए। विशिष्टता, परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए न कि सामान्य, अर्थात परिकल्पना सदैव अध्ययन समस्या के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता अपना ध्यान विषय पर केंद्रित कर वास्तविक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। अनुभव सिद्धता, परिकल्पना की अनुभव सिद्ध प्रामाणिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। परिकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिकल्पना द्वारा सत्यता की परीक्षा की जा सके, न कि आदर्श प्रस्तुत किया जाए। ऐसी उपकल्पनाएं आदर्शात्मक होती हैं कि सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं अथवा उद्योगपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। अगली विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। उपकल्पना को आवश्यक एवं उपलब्ध पद्धतियों के अनुरूप होना चाहिए, जिससे उपलब्ध पद्धतियों से परीक्षण किया जा सके। एक सिद्धांत बनाने वाला जो ये नहीं जानता कि जो प्रविधि उपलब्ध है उससे उपकल्पना की जांच हो सकेगी कि नहीं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। अगली विशेषता है उपलब्ध सिद्धांतों से संबंधित। किसी भी उपकल्पना का निर्माण करने से पहले उससे संबंधित साहित्य और ज्ञान को समझना आवश्यक होता है। उपकल्पना का निर्माण करने से पहले साहित्य के अध्ययन से संबंधित उसे पहले सिद्धांतों का ज्ञान होता है। इन सिद्धांतों के आधार पर ही परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए।
जिससे उसकी सत्यता की जांच की जा सके। यदि सिद्धांत परिकल्पना से संबंधित न हो तो उसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है। पूर्व सिद्धांतों के आधार पर बनाई गई परिकल्पना अधिक क्रमबद्ध होती है। इस संबंध में गुड्डे और हार्ट का मत है कि जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से पूर्व बनाए गए सिद्धांतों पर आधारित होता है तो ज्ञान में सत्यता की संभावना अधिक हो जाती है। प्रमाणीकरण। परिकल्पना का उद्देश्य सही निष्कर्ष निकालना होता है। सही निष्कर्ष तभी प्राप्त होगा जब हम परिकल्पना का परीक्षण निरीक्षण कर सकें। इन्हीं परीक्षण के द्वारा ही परिकल्पना को प्रमाणित किया जा सकता है। कुछ और निष्कर्षों को हम देखते हैं। परिकल्पना सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। एक अच्छे अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण केंद्रीय कदम है। यह निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। यह अनुसंधान का प्रारंभिक स्तर है। परिकल्पनाओं का निर्माण हम अध्ययन की आवश्यकताओं के अनुसार भाववाचकता के विभिन्न स्तरों पर कर सकते हैं। परिकल्पनाओं के स्रोत। अभी तक हमने चर्चा की परिकल्पनाओं की कुछ विशेषताओं की। अब हम बात करते हैं परिकल्पना के स्रोत की। परिकल्पनाओं के दो स्रोत होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत स्रोत, व्यक्तिक स्रोत और बाह्य स्रोत। व्यक्तिक स्रोत। व्यक्तिक स्रोत में अनुसंधानकर्ता की प्रतिभा और ज्ञान का समावेश होता है। प्रतिभा और ज्ञान के द्वारा किसी भी विषय के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता कल्पना कर सकता है, जिसे अक्सर दूरदर्शिता, विचारों की मौलिकता तथा अनुभवों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण होता है। अनेक उदाहरण हमें मिल सकते हैं जब संसार में अनेक ऋषियों वैज्ञानिकों ने केवल व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अनेक सिद्धांतों और नियमों का निर्माण कर दिया था। बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत के अंतर्गत सिद्धांत, विचार, ऐतिहासिक पुस्तकें, सुनी हुई बातें, नाटक, प्रतिवेदन आदि होते हैं। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जब अनुसंधानकर्ता किसी सिद्धांत, किसी व्यक्ति के विचार तथा सुनी हुई बातों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करता है तो वह बाह्य स्रोतों के द्वारा होती है। गुड्डे और हार्ट ने परिकल्पनाओं के कुछ स्रोत बताए हैं। सबसे पहला है वे सामान्य संस्कृति, कॉमन कल्चर। दूसरा है समरूपता। तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत। चौथा है वैज्ञानिक अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव। पांचवा है सूझ। छठा है रचनात्मक दृष्टिकोण। सातवां है उपकल्पनाओं की व्याख्याएं और आठवां है उस क्षेत्र में हुए अनुसंधान। इस प्रकार गुड्डे और हार्ट ने कुल मिला के 8 स्रोत बताए हैं परिकल्पना के। लुंडबर्ग के अनुसार उपकल्पना के कुछ स्रोत हैं। सबसे पहला है साहित्य, दूसरा है दर्शन, तीसरा है समाजशास्त्र के विस्तृत वर्णनात्मक साहित्य, मानव जाति शास्त्र, कलाकारों के काल्पनिक सिद्धांत। इस प्रकार कुल 5 स्रोत लुंडबर्ग ने बताए हैं। परिकल्पना का महत्व। परिकल्पना का शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्व बताया गया है। परिकल्पना के महत्व को स्वीकार करते हुए गुड्डे और हार्ट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा, अच्छे अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण करना सर्वप्रमुख चरण है। यानी अच्छे अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण अगर कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा चरण स्थापित किया जा सकता है। इस कड़ी में कोहन ने परिकल्पना के महत्व को स्पष्ट करते हुए ए प्रीफेस टू लॉजिक में लिखा, पथ प्रदर्शन करने वाले किसी न किसी विचार के बिना हम ये नहीं जानते कि किन तथ्यों का संग्रह करना है। यानी तथ्यों के संग्रह के लिए हमें एक पथ प्रदर्शक विचार की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए तथ्य के बिना हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि क्या संगत और क्या असंगत है। परिकल्पना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जोहदा और कुक ने रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन में लिखा, परिकल्पनाओं का निर्माण तथा सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है। कुछ महत्व हम चर्चा करते हैं, जैसे समस्या की व्याख्या में सहायक। जो परिकल्पना या उपकल्पना होती है वो समस्या की व्याख्या में सहायक होती है। इसके द्वारा हम समस्या की व्याख्या कर सकते हैं।
दूसरा महत्व ये है अध्ययन को दिशा प्रदान करने में सहायक। जब हमारे शोध कार्य से संबंधित पूर्व कल्पना जब हम करते हैं, प्रारंभिक विचार जब हमारे मन में आता है, शोधकर्ता के मन में आता है, तो हम उस विचार को लेकर एक सही दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो परिकल्पना होती है वो अध्ययन को एक अच्छी दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है। अध्ययन क्षेत्र की सीमितता एवं चयन में सहायक। जो हमारा अध्ययन क्षेत्र जो बहुत व्यापक हो सकता है उसको सीमित करने में परिकल्पना का अत्यंत महत्व है, और अध्ययन क्षेत्र का चयन करने में भी परिकल्पना का बहुत महत्व है। शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक। जो परिकल्पना या उपकल्पना होती है वो हमारे शोधकर्ता के लिए बहुत ही मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। यानी वो एक हमें दिशा दिखाने का प्रयास करती है अनुसंधानकर्ता को कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। तो मार्गदर्शक अगर यदि शोधकर्ता को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है किसी भी शोध कार्य के लिए। प्रासंगिक तथा उपयोगी तथ्य संकलन में सहायक। जो भी तथ्य संकलन शोधकर्ता करता है तब उसके जो तथ्य हैं वो प्रासंगिक तथा उपयोगी है, इसकी जानकारी परिकल्पना के आधार पर की जा सकती है। वो सहायक होती है परिकल्पना उसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए। तर्कसंगत निष्कर्षों में सहायक। तर्कसंगत निष्कर्ष शोध कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, तो उसके लिए परिकल्पना बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। सिद्धांत निर्माण में भी परिकल्पना का बहुत महत्व है, वो सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिकल्पना सिद्धांत निर्माण, तर्कसंगत निष्कर्षों में, प्रासंगिक तथा उपयोगी तथ्य संकलन में, शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक के रूप में, अध्ययन क्षेत्र की सीमितता एवं चयन में, अध्ययन को दिशा प्रदान करने में सहायक और समस्या की व्याख्या करने में सहायक होती है। तो परिकल्पना शोध की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे शोध कार्य के लिए अच्छी उपकल्पनाओं का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं परिकल्पनाओं के प्रकार की। परिकल्पनाएं कितने प्रकार की होती हैं उन पर हम अब चर्चा करते हैं। शोध हेतु की गई परिकल्पनाएं शोध का मूल आधार है। परिकल्पना तर्क व बुद्धि के आधार शोध दिशा तय करने वाली क्रिया है। इसके निर्माण के उपरांत शोधकर्ता परीक्षण के माध्यम से उसकी अस्वीकार्यता या स्वीकार्यता पर समूचा ध्यान केंद्रित कर सकता है। शोध कार्य के अनुरूप परिकल्पनाएं उपकल्पनाएं विविध प्रकार की होती है, जिन्हें अध्ययन की सुगमता व सहज अधिगम हेतु इस प्रकार विवेचित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य परिकल्पना की, सिंपल हाइपोथेसिस। इसमें सरल परिकल्पना स्वीकार्य है जिसमें दो चरों के बीच सहज संबंध ज्ञात किया जाता है। इसी तरह जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इसमें सहज संबंध ज्ञात करने के लिए उच्च सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रकार है तार्किक परिकल्पना, लॉजिकल हाइपोथेसिस। तार्किक परिकल्पना से आशय उस परिकल्पना से है जिसे शोध के अंतर्गत तार्किक रूप से प्रमाणित किया जा सके। तार्किक परिकल्पना की व्याख्या सीमित साक्ष्य रखने वाले तर्क के रूप में की जाती है। अनुभवजन्य परिकल्पना, जब किसी समस्या के परिक्षेत्र में सर्वेक्षण का आधार सामान्य अनुभव होता है और जिसे वैज्ञानिक विधि द्वारा सर्वेक्षण कर प्रमाणित किया जा सके, अनुभवजन्य परिकल्पना कहलाती है। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निरीक्षण से ज्ञान का अनुभव समाहित है। सांख्यिकीय परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना वास्तव में वह परिकल्पना है जिसे शून्य परिकल्पना भी शामिल है, जबकि एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार इसमें दोनों को शामिल किया जाता है। शून्य परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस, दूसरा है वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या प्रायोगिक परिकल्पना। शून्य परिकल्पना क्या होती है? इस परिकल्पना में दो चरों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं माना जाता। नल जर्मनी भाषा का शब्द है। इस परिकल्पना में अंतर के शून्य होने की स्थिति रखी जाती है। इसे H0 परिकल्पना भी
कहा जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? वैकल्पिक उपकल्पना वास्तव में शून्य उपकल्पना का वह विकल्प होता है जिसे सामान्यतः वास्तविक परिणामों के आधार पर निरीक्षित किया जाता है। इसमें दो चरों के बीच परस्पर सार्थक संबंध है, अर्थात यह वह अवधारणा है जो शून्य परिकल्पना के अलावा कुछ भी भविष्यवाणी करती है। इसे प्रायोगिक परिकल्पना भी कहा जाता है। यह समूह के व्यवहारों में अंतर का अभिकथन करती है। इसे H1 परिकल्पना भी कहा जाता है। इसमें धनात्मक व ऋणात्मक या नकारात्मकता परिकल्पना को भी शामिल किया जाता है। शोध के प्रकारों के संबंध में सभी शिक्षा शास्त्री एक मत नहीं है, इसलिए विभिन्न वर्गीकरण को देखने को मिलते हैं। परिकल्पना को गुड्डे और हार्ट ने एक रूपता परिकल्पना, जटिल परिकल्पना एवं विश्लेषणात्मक चर आधारित परिकल्पना आदि भागों में बांटा है, जबकि मैकगुइन ने अपने अनुभव के आधार पर परिकल्पना को अस्तित्वपरक परिकल्पना, सार्वभौमिक परिकल्पना दो भागों में बांटा है। हेज महोदय ने लिखा है कि सरल परिकल्पना व जटिल परिकल्पना। एस.पी. गुप्ता ने परिकल्पना के बारे में कहा है कि परिकल्पना को संबंध के आधार पर, सह संबंध के आधार पर दिशापरक, दिशा विहीन व शून्य परिकल्पना को तृतीय में, सकारात्मक व नकारात्मक परिकल्पना को चतुर्थ वर्गीकरण में, पूर्व कथित, उत्तर कथित व वर्णित परिकल्पना को एवं पंचम वर्गीकरण में अनुसंधान व सांख्यिकीय परिकल्पना को स्थान दिया गया है। कुछ विद्वान परिकल्पना के दो भाग अनुसंधान परिकल्पना व सांख्यिकीय परिकल्पना के रूप में व कुछ अन्य प्रायोगिक व अप्रायोगिक परिकल्पना के रूप में करते हैं। अंत में हम ये स्वीकार कर सकते हैं या विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है कि स्वरूप, प्रकृति, चरों की संख्या, विशिष्ट उद्देश्य व नवाचार के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत व अधिगमित किया जा सकता है। इस प्रकार परिकल्पना के प्रकारों पर हमने चर्चा की। धन्यवाद।